मध्यवर्ती उपभोग को जानेंगे हम सबसे पहले कि ये होता क्या है। मध्यवर्ती उपभोग यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मध्यवर्ती उपभोग इसमें हम सबसे पहले लेंगे, सपोज किसी किसान ने उत्पादन कार्य किया है ना, तो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हुआ या वीट का प्रोडक्शन हुआ जिसकी वैल्यू है 1600 रुपये। ठीक है, किसान ने 1600 रुपये का गेहूं का उत्पादन किया। अब उस गेहूं को एक मैदा बनाने वाले व्यक्ति ने खरीदा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में हमारा मैदा बना। तो जब मैदा बनाने के लिए उसने गेहूं पहले खरीदा तो गेहूं उसने 1600 रुपये का खरीदा। तो 1600 उसका कॉस्ट था, उसमें उसने कुछ बनाने के क्रम में मूल्य वृद्धि की। यानी कि जब हम नया उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ में हमें थोड़ा सा और कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो वो और कॉस्ट बेयर करने के क्रम में हमने ये 2400 रुपये का कुल हो गया उसका उत्पादन। तो 2400 रुपये का उत्पादन हुआ और 1600 रुपये का उसका क्या था, वीट था। तो 2400 में से अगर हम 1600 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया बच्चों, 400 प्लस 400 यानी कि 800। तो 1600 में उसने 800 रुपये और लगाए और मैदा का उत्पादन हुआ, यानी कि 800 रुपये की मूल्य वृद्धि की उसने। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा, बेकर ने अब मैदा बनाने वाले से बेकर ने खरीदा मैदा, क्योंकि उसको आगे ब्रेड बनानी है। तो ब्रेड बनाने के लिए उसने 2400 का मैदा खरीदा और 3000 की टोटल उसने मूल्य वृद्धि की। तो 2400 को हम 3000 से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मूल्य वृद्धि उसने और की, कितनी वैल्यू उसने और ऐड की है। तो 3000 माइनस 2400 इज 600 यानी कि 600 रुपये। तो बेकर ने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की। अब उसके बाद में चौथा, अब ब्रेड बना ली बेकर ने, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर जो प्रोड्यूसर है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास डायरेक्ट जाके तो सामान नहीं खरीदते, वो आगे सप्लाई करता है रिटेलर्स को। और हम जो आम आदमी, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग रिटेलर से जाकर वो सामान खरीदते हैं। तो जब रिटेलर के पास वो सामान पहुंचा तो उसकी वैल्यू और बढ़ी। तो ये और वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन बेकर के पास से रिटेलर के पास वो सामान जब आता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना। फिर वो अपना, जो रिटेलर है वो अपना भी कुछ मुनाफा कमाएगा। तो वो सब जोड़ के अब कुल मिलाकर उस ब्रेड की वैल्यू कितनी हो गई, 3200 रुपये। उसने ली कितने में थी, 3000 में, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 3200। ठीक है, 3200 वैल्यू हो गई। तो अब हम 3200 में से 3000 को माइनस किया हमने, तो कितना आया हमारा, 200 रुपये। तो कुल मिलाकर आखिरी जो हमारा स्टेप आया, जो कि रिटेलर के पास पहुंचा सामान और रिटेलर के पास से सीधा उपभोक्ता उसे खरीदेगा, यानी कि वो ब्रेड जो है वो क्या हो गई, अंतिम उपभोग। ठीक है, तो 200 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई। तो अगर हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और अगर हम इन सभी स्टेप्स पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई सबको अगर हम एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 1600 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 3200, तो हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन जो पहले स्टेप में हुआ, वही गेहूं का उत्पादन इस मैदा बनाने के क्रम में इस्तेमाल हुआ, 1600 रुपये। उस 1600 रुपये से अब उसने 800 रुपये मैदा बनाने वाले ने इसमें मूल्य वृद्धि की और उसकी वैल्यू हो गई 2400 रुपये।
ठीक है। फिर ये 2400 रुपये सीधा बेकर क्या कॉस्ट है, इसमें इसने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की है, तो आपकी ये वैल्यू 3000 हो गई। उसके बाद नीचे हम देखते हैं कि रिटेलर के पास 3000 में ब्रेड आ गई, लेकिन उसने उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अपना मुनाफा या लाभ को जोड़कर वो 200 रुपये और उसमें ऐड करके 3200 रुपये तक पहुंची। तो जो हमारा फाइनल जो प्राइस है, जो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी अंतिम फिनिश्ड गुड का मतलब हुआ वह वस्तु जो उपभोक्ताओं के पास या कंज्यूमर्स के पास फाइनली कंजम्पशन के लिए पहुंचती है। तो वो जो ब्रेड है वो हमारी फाइनल या फिनिश्ड गुड है जिसकी वैल्यू 3200 है। लेकिन हम जब गणना करते हैं उत्पादन की या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम डायरेक्ट फिनिश गुड्स, यानी कि जो वो वस्तु जो उपभोक्ता को फाइनली कंजम्पशन के लिए मिली है उस वस्तु की वैल्यू को ऐड कर लें, यानी कि 3200 रुपये को ऐड करें, ठीक है। या फिर जो मूल्य वृद्धि हुई है सिर्फ उसको ऐड करें, जो रॉ मटेरियल पे जो खर्च हुआ है उसको हम शामिल ना करें। या दूसरा तरीका है कि हर स्टेप पर, उत्पादन के हर स्टेप पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई है उसकी वैल्यू को हम जोड़ लें। तो पहले स्टेप पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई, 1600 रुपये की, ठीक है। दूसरे स्टेप पे कितनी मूल्य वृद्धि हुई, 800 रुपये की मात्र। 1600 रुपये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं, इसलिए हम दोबारा उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी और राष्ट्रीय आय हमें अपनी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो अब हमने दूसरे स्टेप में हुई मूल्य वृद्धि यानी कि 800 रुपये को ऐड किया। उसके बाद हमने तीसरे स्टेप पर हम आते हैं। तीसरे स्टेप पर बेकर ने कितनी मूल्य वृद्धि की है, मात्र 600 रुपये की, ठीक है। तो हमने इस 600 रुपये को ऐड करेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप है हमारा रिटेलर, यानी कि जब हम उपभोक्ताओं के पास वस्तु आने के लिए तैयार है अगर, तो उस समय जो मूल्य वृद्धि हुई है वो है हमारी 200 रुपये। तो अब बच्चों हम इन चारों को अगर ऐड करें तो हमारा जो सम निकल कर आएगा वो होगा 3200 रुपये, ठीक है। और ये वैल्यू, ये 3200 रुपये वैल्यू हमारी इस फाइनल वैल्यू, जो फाइनल फिनिश गुड की जो वैल्यू है उसके बराबर है। तो अगर हम बात करें कि टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, तो 1600, अगर चारों स्टेप में अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1600 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 3200, ये सब मिलकर हमारा जो वैल्यू आई ये टोटल वैल्यू हुई। लेकिन इसमें से हमें मध्यवर्ती उपभोग की वैल्यू को माइनस करना होगा, तब जाकर हमारा ये 3200 रुपये निकल कर आएगा।